Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry lecture. और स्टडी हमने आपको डीएनए ब्लॉक के बारे में प्रॉपर्टीज बताया था। ए ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज का बताया था मैंने और एक्टेनाइड सीरीज का बताना बाकी है क्या? ओके, तो नाउ स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टेनाइड सीरीज। तो मैंने कल बताया था आपको एक्टेनाइड सीरीज। ओके, राइट डाउन हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टेनाइड सीरीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टेनाइड सीरीज, ठीक है। एक्टेनाइड सीरीज जो होता है वो थोरियम TH से LR तक होता है, बरोबर है। थोरियम, प्रोमेथियम PA, यूरेनियम NP PU, AM CM BK CF ES सॉरी FM MD NO LR। इसका ट्रिक लिख लो, यहाँ AC होता है एस। एक थी पगली, एक थी TH, AC से एक, TH से थी, PA से पगली। उमर, U फॉर उमर, उमर मतलब उम्र। यूरेनियम उम्र, उम्र नापती। PU से पूरा, AM से अंबर, पूरा अंबर। CM से कम। BK फॉर वक्त, वक्त CF फॉर काफिला, काफिला। ES फॉर इश्क। FM फॉर फिजा, FM फॉर फिजा। MD फॉर मंदारी, NO फॉर नहीं, LR फॉर लाया। देखो कैसे पढ़ेंगे। एक थी पगली, याद हो गया। उमर नापती, पूरा अंबर कम, पूरा अंबर कम, पूरा अंबर कम। वक्त फिजा में, वक्त काफिले, वक्त काफिले। इश्क फिजा में मंदारी नहीं लाया। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। यानी थोरियम इज फर्स्ट एक्टेनाइड सीरीज एलिमेंट। इसको पहले आप राइट डाउन करो। नाउ स्टार्ट योर प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड सीरीज। तो प्रॉपर्टीज सीरीज हम सबसे पहले लेंथेनाइड सीरीज का नाम देखते हैं। थोरियम से स्टार्ट होता है, थोरियम, प्रोमेथियम, यूरेनियम। तो इसका नाम याद करने का ट्रिक क्या है? एक थी पगली, एक थी पगली PAG। उमर नापती, पूरा अंबर कम, पूरा अंबर कम। वक्त काफिले, इश्क फिजा में मंदारी नहीं लाया। ओके, इसको राइट डाउन करो आप पहले।
रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड सीरीज। तो थोरियम से लेके एलआर तक, थोरियम से लेके एलआर तक हम क्या बोलेंगे? एक्टेनाइड सीरीज। तो फ्रॉम थोरियम टू एलआर इज नोन एज एक्टेनाइड सीरीज। क्लियर हो गया? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थोरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्टेनाइड सीरीज इज थोरियम। ओके, टोटल 14 elements are present in that actinide series. Total 14 elements are present in actinide series. All are radioactive element. All are radioactive element. Okay, it will be occupied in group number 3 and period number 7. Group number 3 and period number 7. That is known as second inner transition element. That is known as second inner transition element, and it is also known as 5F series. It is also known as 5F series. Okay, अगर हम ग्रुप नंबर 3 में देखें तो यहाँ स्कैंडियम होता है, यहाँ वाइट्रियम होता है, और यहाँ 50 से लेकर 71 तक होता है, और यहाँ 89 से 103 होता है। लेकिन 89 नंबर जो होता है वो एक्टेनाइड सीरीज होता है। सॉरी, एक्टेनाइड जो डी ब्लॉक एलिमेंट है। एक्टेनाइड इज नॉट ए ब्लॉक एलिमेंट, एक्टेनाइड इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ब्लॉक एक्टेनाइड सीरीज इज थोरियम, नॉट एक्टेनम। एक्टेनम इज नॉट a block element, actinum is d block element. Just like lanthanum, actinum is also found in d block, not a block. Okay, and all are radioactive. This one is properties of actinide series. Okay, write down हो गया configuration. तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन इज पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बट यहां पर हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक्स पॉइंट्स जानेंगे और कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानेंगे, क्योंकि जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। तो उस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नेक्स्ट है इसके अंदर बेसिक पॉइंट क्या है, बेसिक पॉइंट क्या है इसके अंदर। और थर्ड है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दो, जब केमिस्ट्री के अंदर ये इन्वेंशन हो गया कि एटम, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11 होगा, प्रोटॉन 11 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 23 इसका मास होता है, 23 इसका मास होता है, मास हो जाएगा इसका 23, एटॉमिक नंबर 11 और मास हो जाएगा 23। तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 23 माइनस 11 प्रोटॉन, यानी ये हो जाएगा 12। तो केमिस्ट्री में अगर हम एक एग्जांपल से समझे कि एटम में एटॉमिक नंबर होता है, मास होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं 281। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो हम ये कॉन्फ़िगरेशन 10 तक निकालना जानते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है।
लेकिन जैसे हम 11th में इंटर करेंगे तो हमें अब इसमें थोड़ा डीपली कॉन्फ़िगरेशन को सीखना पड़ेगा। अब इसमें अंदर हम 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया है ये बोर के टाइम का निकाला गया और ये मॉडर्न टाइम का है, मतलब आज के टाइम हम कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकालते हैं। तो ऐसा नहीं कोई गलत है, दोनों सही है, बट डेप्थ में हम आज मॉडर्न में ऐसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या हुआ कि इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, या इस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस बारे में हमें इंट्रोड्यूस करता है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोड्यूस दैट हाउ many electrons are present in each orbit। इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो ईच ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में हमें जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है, इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोड्यूस दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में कितने हैं, इस ऑर्बिट में कितने हैं, इस ऑर्बिट में कितने हैं, इस चीज का जानकारी कौन देगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाम से भी क्लियर हो, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए निकाला जाता है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोड्यूस दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके बारे में जानकारी कौन देगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस चीज का हमें जानकारी देता है। ओके, अब बात है इसके अंदर बेसिक पॉइंट क्या क्या है। तो अब ध्यान से सुनना बेसिक पॉइंट क्या है, क्योंकि बेसिक पॉइंट अगर हम जानेंगे तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ओके, तो बेसिक पॉइंट हम पहले जानते हैं कि बेसिक पॉइंट क्या होता है, क्या क्या है। तो ध्यान से सुनना, बेसिक पॉइंट नंबर 1, बेसिक पॉइंट नंबर 1, ठीक है। जब बोर के टाइम था तो लोग ये जानते थे कि इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पे रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। Electrons are revolving around nucleus at their own path that is known as orbit. अगर कोई बोले कि ऑर्बिट क्या है तो इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, इस पाथ को हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। जैसे सोलर सिस्टम है तो सन यहाँ होता है और प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो प्लैनेट जिस पाथ पे घूमता है उसको ऑर्बिट भी बोलते हैं। तुम अभी अभी सुने होगे चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था, उसमें जो लॉन्चर था वो उस ऑर्बिट पे घूम रहा था, तो बार बार उसमें ऑर्बिट नाम लिया जा रहा था। जिस पाथ पे घूमेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, अब मान लो हमने सोडियम का निकाला तो ईच ऑर्बिट हैज फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास इतना ही इलेक्ट्रॉन्स इसके में घूमते हैं। अब ध्यान दो, ध्यान देना। अब जब बोर के टाइम था तो इस ऑर्बिट को बोर ने KLMNO ऐसे नाम दिया था उसने। जब बोर का टाइम था तो बोर ने इस ऑर्बिट का जो नाम रखा था वो KLMN ऐसे नाम रखा था।
लेकिन आज हम मॉडर्न टाइम में इसको n इक्वल टू 1 पढ़ते हैं, n इक्वल टू 2 पढ़ते हैं, n इक्वल टू 3 पढ़ते हैं, n इक्वल टू 4 पढ़ते हैं, ऑन सो ऑन। यानी बोर के टाइम में, आज के टाइम में n इक्वल टू 1, बोर के टाइम में इसको क्या बोलते थे, k। आज के टाइम में n इक्वल टू 2, बोर के टाइम में क्या बोलते थे, l। आज के टाइम में n इक्वल टू 3, बोर के टाइम में क्या बोलते थे, m। आज के टाइम में n इक्वल टू 4, बोर के टाइम में क्या बोलते थे, n। तो ये जो नाम KLMN आप पढ़ के आए हो, ये बोर के टाइम का है। और आज हम बोलेंगे ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4। आज हम न्यूमेरिक से नाम लेते हैं, हम KLMN नहीं बोलते। अब ये पहले बोला करते थे, अब हम KLMN नहीं बोला करते हैं। अब हम बोलेंगे ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ है कि हम ऑर्बिट किसको बोलते हैं, और इच ऑर्बिट में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बोर के टाइम में उस ऑर्बिट का नाम क्या रखा गया था, KLMN। और आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4। ठीक है, अब बोर के टाइम में केवल ऑर्बिट का नॉलेज था, यानी सेल का नॉलेज था। तो बोर के टाइम में लोग केवल ऑर्बिट के बारे में जानते थे कि ये ऑर्बिट नंबर 1 है, मतलब ऑर्बिट नंबर 2 है, ऑर्बिट नंबर 3 है, ऑर्बिट नंबर 4 है, ऑर्बिट नंबर 5 है, 4 तक ही लिखते हैं, 4 है। तो बोर के टाइम में केवल लोगों को क्या नॉलेज था, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं या सेल भी बोल सकते हैं, केवल सेल का नॉलेज था। ठीक है, अब बात वैसा ही हुआ कि हमारे को केवल नॉलेज इस बिल्डिंग के बारे में है। अब इसके अंदर कितने रूम है उसके बारे में नहीं मालूम है, ये रूम कैसा है कैसा नहीं है, कौन रूम कहाँ है, रूम नंबर 1 कहाँ है। जैसे आप मान लो गोडावत अभी नहीं आए हो, तो गोडावत में आने के पहले आप केवल बिल्डिंग जानते हो कि ये गोडावत का बिल्डिंग है, लेकिन जब आओगे तो आप जानोगे कि रूम नंबर 1 है, 2 है, नीट के लिए, जेई के लिए है। तो बोर के टाइम में जैसे आपका जो सिचुएशन है, अगर नहीं आए हो तो आप केवल बिल्डिंग के बारे में जानते हो। यानी बोर के टाइम में केवल ऑर्बिट के बारे में लोग जानते थे, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री और डेवलप हुआ उसके बारे में, इसके अंदर रूम कौन सा है, यानी इसको सेल बोला गया, दैट इज नोन एज सेल। अब सेल के अंदर भी रूम निकला, यानी बिल्डिंग के अंदर रूम निकला, तो उस रूम का नाम रख दिया गया सबसेल। तो हमें जो सबसेल मिला, सबसेल यानी सबसेल रूम के जैसा है, जो रूम है उसको हम बोल देंगे सबसेल, यानी समझने के लिए मैं बता रहा हूं। और जो बिल्डिंग है उसको, बिल्डिंग को हम बोल देंगे सेल। तो सेल से, सेल बिल्डिंग से लेना देना है, यानी जो बिल्डिंग डिफाइन कर रहा है वही सेल है, और जो इसके अंदर रूम है वो रूम क्या डिफाइन कर रहा है, सबसेल डिफाइन कर रहा है। तो एक समझने के लिए मैं बता दिया कि बिल्डिंग को हमें सेल से समझना है, तो दिस वन इज सेल, ये बिल्डिंग है। तो हमें बोर को केवल बिल्डिंग के बारे में नॉलेज था, रूम के बारे में नॉलेज नहीं था, यानी सबसेल के बारे में नॉलेज नहीं था। जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप हुआ, सबसेल के बारे में समझ में आया कि रूम कौन कौन से हैं। तो ये चीज समझ में आया कि और सेल नंबर 1 में एक सबसेल रहता है, यानी सेल नंबर 1 में अगर मैं यहां पर लिखूं कि बिल्डिंग नंबर 1 में केवल एक ही रूम है, एक ही रूम है, वो रूम है एस नाम का। तो ये रूम है एस। बिल्डिंग नंबर 2 में 2 रूम है, एक एस नाम का और एक पी नाम का। तो बिल्डिंग नंबर 2 में 2 सबसेल मिलेंगे, एस और पी, यानी बिल्डिंग नंबर 2 में 2 रूम है, एस और पी, यानी कि सेल नंबर 2 में 2 सबसेल है, एस और पी। बिल्डिंग नंबर 3 में 3 रूम है, एस पी डी। ऐसा कहां से मिला, इन्वेंशन सर्च करने के बाद मिला। तो बिल्डिंग नंबर 3 में 3 रूम है, एस पी और डी, उसका नाम रख दिया गया एसपीडी, ये नाम रखा गया है। तो बिल्डिंग नंबर 3 में जब हम विजिट किए तो उसमें 3 रूम मिला, एस नाम का, पी नाम का और डी नाम का। बिल्डिंग नंबर 4 में जब हम विजिट किए तो हमें 4 रूम मिला, 4 हमें रूम मिला, उसका नाम रख दिया गया एस रूम, पी, डी और एफ। तो बिल्डिंग नंबर 4 में 4 रूम मिला डिफरेंट टाइप का, एक एस नाम का रूम, पी नाम का, डी नाम का, एफ नाम का। ये सब नाम रखा गया साइंटिस्ट के द्वारा, लेकिन ये सब कहां से समझ में आया, ये सबसेल कहां से आया, ये सब सर्च करके केमिस्ट्री में लाया गया है। तो दिस वन इज सेल। तो सेल रूम के बराबर, जो डिफाइंड रूम में बिल्डिंग करेगा वो सेल डिफाइन करेगा। सबसेल जो डिफिनेशन रूम का है
बिल्डिंग के अंदर वही डिफिनेशन सब सेल का है, यानी सब सेल इज ए पार्ट ऑफ सेल। तो सेल नंबर 1 में एक सब सेल मिला, सेल नंबर 2 में 2 सब सेल मिला, सेल नंबर 3 में 3 सब सेल मिला, सेल नंबर 4 में 4 सब सेल मिला, और उसका साइंटिस्ट ने उसका नाम रखा एस नाम का। और ये एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक जैसा मिल रहा था। ये सब इन्वेंशन के आधार पे नाम रखा गया है, इसका स्ट्रक्चर इससे मिल रहा था। अगर मान लो ये बिल्डिंग इसके जैसा ही होगा तो इसका भी नाम एस है, तो इसका भी हम नाम एस ही रख दिए। अगर ये बिल्डिंग इसके जैसा ही है, रूम बिल्डिंग नहीं रूम, अगर ये रूम इसके जैसा है और ये रूम इसके जैसा है तो इसका हम नाम सेम रख देंगे, एस 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 और ये एस। तो ये उनके नाम जो रखा गया है। सेल नंबर 3 में 3 सब सेल एसपीडी, सेल नंबर 4 में एसपीडीएफ। तो हमें अभी तक 4 ही तक पढ़ना है, मतलब एसपीडीएफ तक ही पढ़ना है। अगर आगे जाना है, अगर आगे एलिमेंट्स इन्वेंशन होता है तो n = 5 में 5 सब सेल आएगा। कौन सा? एसपीडीएफ, एफ के बाद अब जी आएगा। 6 में 6 आएगा, 6 में 6 आएगा। कौन कौन से? n = 6 में 6 आएगा, एस पी डी एफ जी एच। लेकिन हमें ये सब अभी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हमें 4 ही से ब्लॉक्स के बारे में पढ़ने होते हैं, एस पी डी एफ के बारे में। अभी जी और एच यानी 118 एलिमेंट जब हम इसके अंदर फिलअप करते हैं तो एफ तक लास्ट हो जाए, मतलब यहां तक हमें एंड हो जाता है, एफ तक भरते भरते एंड हो जाता है। आगे अगर और भी एलिमेंट्स इन्वेंशन होगा तो नया ब्लॉक बनेगा जी और नया ब्लॉक बनेगा एच, ठीक है। तो हमें मोस्टली एसपीडीएफ के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन सब सेल n = 1 में 1 रहेगा, 2 में 2 रहेगा, 3 में 3 रहेगा, 4 में 4 रहेगा, 5 में 5 रहेगा, 6 में 6 रहेगा। मैं नाम बता दिया कि क्या क्या रहेगा। 1 में 1 मतलब एस, 2 में 2 एसपी, 3 में 3 एसपीडी, 4 में 4 एसपीडीएफ, 5 में 5 एसपीडीएफ जी, 6 में 6 एसपीडीएफ जी एच, यहाँ एच है ये, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट इतना अभी समझ में आया आपको कि ऑर्बिट क्या होता है। यहां से मैं समराइज कर दे रहा हूं, व्हाट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट समझ में आ गया होगा, उसको सेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हो या सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। पहले बोर के टाइम में उसका नाम क्या रखा जाता था? KLMN। आज के टाइम में 1 2 3 बोला जाता है। अब हमें बोर के टाइम में सेल का नॉलेज नहीं था, मॉडर्न टाइम में सब सेल का नॉलेज हो गया। बोर के टाइम में सेल का नॉलेज था, सब सेल का नॉलेज नहीं था। अब हमें सब सेल का नॉलेज हो गया है। सब सेल के जैसा क्या सोचना है? रूम के जैसा है। और सेल कैसा सोचना है? बिल्डिंग के जैसा है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट, हम बेसिक पॉइंट स्टार्ट करेंगे। इतना बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया सबको। और ये इन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि लोगों ने सर्च किया, साइंटिस्ट ने सर्च किया, तब हमें मालूम चला है, तब सब सेल के बारे में मालूम चला है। अब पॉइंट ये आता है, बेसिक पॉइंट नंबर 3। बेसिक पॉइंट नंबर 3, पॉइंट ये आता है कि अब मान लो ये रूम नंबर 1 है, ये बिल्डिंग 1 है, रूम नंबर 2 है, 2 बिल्डिंग है एस और पी। तो अगर मान लो इसमें हम स्टडी के लिए रूम लिए, तो हम टीचिंग कर रहे हैं, तो इस रूम में कितने पर्सन पढ़ेंगे, ये सॉरी स्टूडेंट कितने पढ़ेंगे, इस रूम में कितने स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसमें कितने स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो ये सर्च जब मालूम चला तो ये हमें मालूम चला कि एस नाम का जो रूम है, यानी एस जो सबसेल है, उसके अंदर मैक्सिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी इसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। ये ऐसा सर्च करके मालूम चला। यानी अगर बिल्डिंग एस है तो ऐसा बाद में और डेप्थ में जब हम गए तो हमें मालूम चला कि बिल्डिंग रूम नंबर जो एस है उसमें केवल मैक्सिमम 2 ही स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। सबसेल पी के बारे में इन्वेंशन किया गया तो मैक्सिमम 6 स्टूडेंट पढ़ेंगे, 6 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, कम पढ़ सकते हैं, भले नहीं रूम खाली रहे चलेगा, 6 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक रूल लगा हुआ, कंडीशन है ये। तो ये साइंटिस्ट को सर्च करने के बाद मालूम चला कि पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जी और एच के बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना, हालांकि मैं लिख दे रहा हूं 4 का डिफरेंस आ रहा है।
और H में 18 22। हालांकि G और H हमें तो पढ़ना ही नहीं है, हमें तो F तक ही पढ़ना है, लेकिन मैं एडिशनल लिख दिया हूं, बरोबर है। तो G और H जो है आपका, तो ये हमें पढ़ना नहीं है, बट 4 का डिफरेंस गिर रहा है, देखो 4 4 4 4 4 4, बरोबर है। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट नंबर क्या हो गया 3। अब आते हैं 4 पे, बेसिक पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने ये सीखा कि ये गोडावत का बिल्डिंग है, केवल एक बिल्डिंग नहीं है, बहुत बिल्डिंग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत बिल्डिंग है। तो ऐसे सोचना है, थोड़ा इमेजिन करना ऐसे। तो ये बिल्डिंग नंबर 1 है, बिल्डिंग नंबर 1 है, ये बिल्डिंग नंबर 2 है, ये बिल्डिंग नंबर 3 है, ये बिल्डिंग नंबर 4 है, ये बिल्डिंग नंबर 5 है। अब बिल्डिंग के अंदर रूम है, तो ये एस नाम का रूम है, एस नाम का रूम है ये। इसके बिल्डिंग नंबर 2 में 2 रूम है, एस और पी। बिल्डिंग नंबर 3 में 3 रूम है, एस पी डी। बिल्डिंग नंबर 4 में 4 रूम है, एस पी डी एफ। 5 में 5 रूम है, एस पी डी एफ जी, एस पी डी एफ जी। हालांकि जी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। अब ये भी मालूम चल गया कि एस नाम का जो रूम है, जो एस रूम है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये हमें मालूम चला। तो ये रूम है, ये रूम कौन सा है, एस। इसमें 2 रूम कौन सा है, एस और पी, उसका नाम रखा गया है। अब ये हमें मालूम चला कि एस रूम में मैक्सिमम 2 स्टूडेंट को हम टीच कर सकते हैं। तो ये 2, पी में 6, मैक्सिमम 2 6, यहां भी पी में 6 तो यहां भी 6, मैक्सिमम 10 स्टूडेंट को टीच कर सकते हैं। एस में मैक्सिमम 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 हम टीच कर सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही होगा, यानी ये भी अब मालूम चल गया हमें। अब हमें लास्ट बेसिक पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। तो ध्यान देना, बेसिक पॉइंट नंबर 4। तो यहां पर हम बेसिक पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे। बेसिक पॉइंट नंबर 4। अब हमें जब स्टूडेंट को पढ़ाना होगा तो सबसे पहले हम किस रूम में टीचिंग करेंगे, उसका हमें एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। तो पहले हम बिल्डिंग नंबर 1 को फिलअप करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, एक सीक्वेंस वाइज में हम फिलअप करेंगे कि हम पहले बिल्डिंग नंबर 1 में पढ़ाएंगे, फिर ये जब स्टूडेंट भर जाएंगे तब हम बिल्डिंग नंबर 2 में बच्चों को सीटिंग अरेंज करेंगे। फिर अगर ये रूम फिलअप हो गया तो हम बिल्डिंग नंबर 3 में फिलअप करेंगे। सेम टू सेम अगर हम इलेक्ट्रॉन्स भरे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दिया जाए, यानी इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करेंगे तो सबसे पहले बिल्डिंग नंबर 1 में, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो सबसे पहले बिल्डिंग नंबर 1 में एस है, तो सबसे पहले एस को फिलअप किया जाता है। तो एस को फिलअप किया जाता है तो हम लिखेंगे 1s। ये ऑर्बिट नंबर है और ये एस है, ये सबसेल है, यानी ये बिल्डिंग को बता रहा है और ये रूम को बता रहा है। अगर ये बिल्डिंग पूरा भर गया तो हम किस बिल्डिंग में जाएंगे, बिल्डिंग नंबर 2 पे जाएंगे। और किस रूम को भरेंगे, पहले एस रूम को भरेंगे। देन बिल्डिंग नंबर 2 में किस रूम को भरेंगे, पी रूम को भरेंगे। पी के पास लिखना पड़ेगा, ये बिल्डिंग है और ये रूम है। अगर ये भी बिल्डिंग भर गया तो हम कहां जाएंगे, बिल्डिंग नंबर 3 के जाएंगे। बिल्डिंग नंबर 3 में कौन सा रूम है, एस रूम है, इसको भरेंगे। बिल्डिंग नंबर 3 में जब ये भर जाएगा तो किसको भरेंगे, पी को भरेंगे। जब ये भर जाएगा, अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कंटिन्यू जाना है। अब यहां पर ये भरने के बाद हम 4s भर देते हैं पहले। अब ऐसा एक कंडीशन आ जाता है कि 3D बाद में भरता है, यानी 3 जो बिल्डिंग नंबर 3 के अंदर जो रूम है 3, वो बाद में भरता है और 4s पहले भरता है। इसका मैं रीजन आगे एक्सप्लेन करूंगा, मैं अभी इतना ही लिखवा रहा हूं
कौन किसको भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। ये पहले क्यों भर दिया गया, ये बाद में क्यों भर दिया गया, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब पहले एक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं। तो चलो सोडियम का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो सोडियम में कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी 11 स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग नंबर 1 में कितने स्टूडेंट पढ़ेंगे, 2 स्टूडेंट, तो 2 स्टूडेंट को बैठा दो इसमें। अब बिल्डिंग नंबर 1 पूरा भर चुका है। अब बिल्डिंग नंबर 2 में जाओ, पहले कौन सा रूम में भरोगे, एस रूम में। कितने स्टूडेंट को भरना है, 2, तो कितना बच गया, 7। अब बिल्डिंग नंबर 2 में कितना बच्चे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, 6, तो यहां पर 6 बैठा दो, कितना बच गया, 1। अब बिल्डिंग नंबर 3 में जाओ, कितना स्टूडेंट पढ़ेंगे, 2, लेकिन हमारे पास है कितने, केवल 1 है, तो यहाँ 1 भर दो, क्योंकि 2 नहीं है ना, मिनिमम चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं भरना है, 2 से कम अब तो है ही नहीं, तो कहां से स्टूडेंट कहां से लाएं, बाजार में ढूंढ के थोड़े ना लाएंगे। अगर 1 भर गया तो भर गया, हमारा 1 ही है। तो आप जो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे 281, तो देखो यही कॉन्फ़िगरेशन है। अब 2 ऑर्बिट नंबर 1 में है, 8, अब 8 में 2 पार्टीशन हो गया है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में है और 6 इलेक्ट्रॉन 2p6 में, ये ऑर्बिट नंबर है, और ये जो है वो 3s1 में है। यानी पहले ये बोला जाता था कि 281, अब हम ये बोलेंगे कि ऑर्बिट नंबर 1 में सबसेल 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी अब हम और क्लियर करके बोल रहे हैं। पहले ये केवल बोलते थे कि ऑर्बिट नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या बोलेंगे, ऑर्बिट नंबर 1 के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले से और क्लियरिटी आ गया कि नहीं आ गया। ऑर्बिट नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले बोला करते थे, अब ये बोलेंगे कि ऑर्बिट नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में है। यानी पहले केवल ये बोलते थे कि बिल्डिंग नंबर 2 में 8 स्टूडेंट टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हम। अब हम ये बोलते हैं कि बिल्डिंग नंबर 2 में 8 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट इस रूम में मैं टीच कर रहा हूं और 6 स्टूडेंट को पी रूम में टीच कर रहा हूं। यानी पहले से मैं क्लियरिटी बोल रहा हूं, यानी और डेप्थ में मैं बोल रहा हूं, इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिक नंबर पॉइंट नंबर 4 लिख लो, मैं कल 1 बाय 1 सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा। अब हमारा पॉइंट हो जाएगा हाउ टू, मैं बेसिक पॉइंट पढ़ा दिया, अब कल पढ़ाऊंगा हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाऊंगा, ये सब बेसिक पॉइंट उसमें इंक्लूड होगा। तो एक मैंने आपको डेमो दिया यहाँ पे कि सोडियम का कैसे होगा, बराबर है। और यहाँ पे मैं कल स्टार्ट करूंगा आपको कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाला जाए। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकाला जाए, इस चीज को मैं कल डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। ओके, क्लियर हो गया सारे।